नमस्ते। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे सम्राट अकबर की। आपने उनके युद्धों और जीतों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे वो एक महान योद्धा से एक बेहद महत्वाकांक्षी वास्तुकार बन गए। उनकी बनवाई इमारतें सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी और शानदार रणनीति का हिस्सा थी, सांस्कृतिक समावेश की रणनीति। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी इस सोच को इन विशाल किलों और महलों के रूप में सच कर दिखाया। फतेहपुर सीकरी के बारे में बात करते हुए अक्सर एक बहुत ही खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया जाता है, पत्थरों में लिखा रोमांस। अब ये सुनने में सिर्फ एक काव्यात्मक पंक्ति लग सकती है, लेकिन असल में ये अकबर की सोच को समझने की चाबी है। उन्होंने अपने साम्राज्य को सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि एक गहरे सांस्कृतिक संगम में बदल दिया था। ईंट और पत्थरों के जरिए अलग अलग संस्कृतियों का ऐसा गजब का मिलन करवाया गया है, जिसे देखकर आज भी लोग अचंभित रह जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सम्राट अकबर ने राष्ट्रीय समन्वय का यानी आपसी तालमेल का ये साम्राज्य आखिर बनाया कैसे? यही वो सवाल है जो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का आधार है। हम इन विशाल शाही स्मारकों के अंदर जाकर देखेंगे कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों को भौतिक रूप से आपस में गूंथा गया है। इससे हमें ये समझ आएगा कि एक साम्राज्य को सिर्फ हथियारों के दम पर ही नहीं, बल्कि बेहतरीन वास्तुकला और आपसी सामंजस्य से भी कैसे एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। भाग 1, राष्ट्रीय समन्वय के वास्तुकार। क्या आपको पता है कि अकबर को अक्सर राष्ट्रीय समन्वय का निर्माता क्यों कहा जाता है? इसका कारण वाकई बहुत दिलचस्प है। उनकी बनवाई इमारतें सिर्फ देखने में सुंदर नहीं थीं, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल या कह लीजिए रणनीति थी। उन्होंने जानबूझकर हिंदू, फारसी और इस्लामी वास्तुकला की शैलियों को मिलाया ताकि विविध संस्कृतियों को एक साथ लाया जा सके। उनका मकसद एक ऐसा साम्राज्य बनाना था जो सबको अपना लगे। ये उनकी कूटनीति और दूरदर्शिता का एक बेहतरीन नमूना है। भाग 2, साम्राज्य के रणनीतिक किले। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। महज 2 दशकों के अंदर वास्तुकला का ये विकास देखना सच में हैरान कर देता है। 1565 में आगरा का किला, फिर 1571 में नई राजधानी फतेहपुर सीकरी और उसके बाद 1583 में इलाहाबाद का किला। ये साफ तौर पर दिखाता है कि अकबर का रणनीतिक विस्तार कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर हो रहा था। सबसे पहले बात करते हैं 1565 में बने आगरा की किले की। ये कोई मामूली सैन्य अड्डा नहीं था। लाल बलुआ पत्थर से बनी इन विशाल और अभेद दीवारों के अंदर ही पूरे साम्राज्य का दिल धड़कता था। यहीं पर दीवाने आम था जहां नीतियां बनती थीं, दीवाने खास था और बेहद शानदार जहांगीरी महल जैसे सत्ता के अहम केंद्र मौजूद थे। आज ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो हमें शुरुआती मुगल ताकत और लाल पत्थर के उस शाही दबदबे की याद दिलाता है। इसके बाद आता है इलाहाबाद का किला और यहीं पर अकबर का शातिर रणनीतिक दिमाग सबसे ज्यादा चमकता है। 1583 में प्रयागराज में, ठीक उस जगह पर जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का पवित्र संगम होता है, इस किले को बनाना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये मुख्य जलमार्गों पर अपना पूरा सैन्य और व्यापारिक नियंत्रण जमाने का एक मास्टर स्ट्रोक था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नई इमारतें ही खड़ी की जा रही थीं, पुरानी इमारतों को भी एक बिल्कुल नए विजन के साथ ढाला जा रहा था। मिसाल के तौर पर वर्तमान पाकिस्तान में मौजूद लाहौर के किले का पुनर्निर्माण करवाया गया, और ऐसा करते वक्त ये खास ध्यान रखा गया कि ये किला पूरे विश्व के सामने इस विशाल साम्राज्य की अपार सैन्य शक्ति का लोहा मनवाए। ये ताकत का एकदम जीता जागता प्रतीक बन गया था। भाग 3, फतेहपुर सीकरी, सपनों की राजधानी। किलों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं एक बिल्कुल ही अलग तरह की सोच की। ये बात बहुत ही रोचक है कि एक पूरी की पूरी शाही राजधानी की नींव सिर्फ किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक अकेले संत के प्रति गहरे आध्यात्मिक सम्मान के चलते रखी गई थी। जी हाँ, 1571 में बसाई गई ये पूरी राजधानी खास तौर पर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को समर्पित थी। 54 मीटर। एक पल के लिए इस ऊंचाई के बारे में सोचिए। ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। ये फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे की ऊंचाई है। ये पूरे भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, जो आज भी देखने वालों की आंखें खुली की खुली छोड़ देता है। उनकी महत्वाकांक्षा कितनी विशाल थी, ये समझने के लिए बस ये एक दरवाजा ही काफी है। इस 54 मीटर ऊंचे दरवाजे को सिर्फ अंदर बाहर जाने के लिए नहीं बनाया गया था,
गुजरात की एक बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ी जीत के बाद ये उसी जीत के जश्न के रूप में खड़ा किया गया। आप इसे मुगल स्थापत्य कला का एक ऐसा अद्भुत कारनामा मान सकते हैं जो उस सफलता की घोषणा करने वाला एक विशालकाय स्थायी बिलबोर्ड बन गया। भाग 4 सांस्कृतिक संश्लेषण के स्मारक। अब जरा इन दो बिल्कुल अलग वास्तुकला शैलियों को एक ही परिसर में अगल-बगल रखकर देखिए। एक तरफ विशाल जामा मस्जिद है, जहां शेख सलीम चिश्ती की दरगाह मौजूद है, और ठीक उसी के पास राजपूत रानी के लिए बनवाया गया जोधाबाई महल है, जिसमें हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का एक बहुत ही स्पष्ट और खूबसूरत मिश्रण नजर आता है। अलग अलग आस्थाओं को अपने ही घर में एक साथ जगह देना ये सच्ची बहुलता का एकदम सटीक प्रमाण है। अच्छा, राजनीति और धर्म से थोड़ा हटकर बात करें तो आराम और विश्राम के लिए भी गजब की व्यवस्था थी। पंचमहल को ही ले लीजिए। ये एक शानदार 5 मंजिला इमारत है जिसे खास तौर पर शाही परिवार के आराम, मनोरंजन और खाली समय बिताने के लिए बनाया गया था। हवादार और खुली खुली जगहों वाला ये महल शाही जीवन के एक बिल्कुल अलग, सुकून भरे पहलू को दिखाता है। अब इस पंचमहल से जुड़ी एक बहुत ही हैरान करने वाली बात आपको बताता हूँ। माना जाता है कि इसकी वास्तुकला प्राचीन बौद्ध विहारों यानी बौद्ध मठों से प्रेरित है। इस तरह से बौद्ध डिजाइन तत्वों को अपनाना ये साबित करता है कि अकबर ने प्रेरणा लेने के लिए भारत की किसी भी ऐतिहासिक परंपरा को अछूता नहीं छोड़ा था। ये सच में वास्तुकला का एक बेजोड़ मेल है। भाग 5 पत्थरों में एक विरासत। तो जैसे जैसे हम अपने इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, आइए इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा के सार को समेट लें। हमने देखा कि कैसे अकबर वास्तव में राष्ट्रीय समन्वय के निर्माता थे, जिन्होंने हिंदू, फारसी और इस्लामी वास्तुकला को एक साथ पिरोया। फतेहपुर सीकरी सच में पत्थरों में लिखा रोमांस है, और बुलंद दरवाज़ा उनकी गुजरात विजय का अमर प्रतीक। इन सभी स्मारकों के जरिए उन्होंने पत्थरों पर अपना वो विजन हमेशा के लिए अंकित कर दिया जो आज भी हम पढ़ सकते हैं। और जाते जाते ये आखिरी स्लाइड हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। अगर हमारी इमारतें वाकई हमारे समाज के मूल्यों और हमारी सोच का आईना होती हैं, तो सोचिए 4 सदी से भी ज़्यादा समय पहले एक शासक ने पत्थरों में इतना भव्य और सबको साथ लेकर चलने वाला दृष्टिकोण उकेरा था। तो भविष्य के इतिहासकार आज की हमारी बनाई इमारतें और वास्तुकला को देखकर हमारे बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आज की इमारतें आने वाली पीढ़ियों को हमारे बारे में क्या बताएंगी? इस पर जरूर सोचिएगा।